उत्तर प्रदेश के इटावा में 21 जून को कथावाचकों के साथ पिटाई का मामला सामने आया। आरोप कई लगे। पहला, जाति छिपाने का आरोप जो कथावाचकों पर लगा। दूसरा, 2 आधार कार्ड के जरिए पहचान छिपाने का आरोप इन कथावाचकों पर लगा। तीसरा, एक महिला ने इन कथावाचकों पर छेड़छाड़ करने का आरोप भी लगाया। लेकिन इटावा से शुरू हुई ये जो तकरार है, लखनऊ के रास्ते बिहार तक पहुंच गई है। इस दंगल में एक तरफ सियासी दल कूदे हुए हैं और दूसरी तरफ जाति के आधार पर बने संगठन इस मुद्दे को लेकर लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले रहे हैं। विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। वहीं सरकार इस मामले में कठोर कार्रवाई के साथ विपक्षी दलों पर सियासत करने के आरोप लगा रही है। अखिलेश यादव ने कथावाचकों को बुलाकर सम्मानित किया। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से इस मुद्दे को सियासी रंग देने का आरोप लगाया गया। बात जाति पर बने संगठनों की अगर की जाए तो कल इटावा में अहीर रेजिमेंट के सदस्यों ने उग्र प्रदर्शन किया था। आज ब्राह्मण महासभा की तरफ से आंदोलन की चेतावनी दी गई थी, हालांकि बाद में उसे स्थगित कर दिया गया। तो कथावाचक विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पहला बयान सामने आ गया है। बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी पर योगी आदित्यनाथ ने निशाना साध दिया है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि पहले की सरकार में सिर्फ जातीय संघर्ष होता था। पहले की सरकार जातीय संघर्ष कराती थी, ये योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा जा रहा है। परिवारवाद के नाम पर एक जनपद एक माफिया, ये पहले की सरकार में होता था। 2017 से पहले यूपी में सिर्फ जातिवाद था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सीधा हमला बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी पर। जातिवाद ही पिछली सरकारों की उपलब्धि रही, ये भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है। याद करिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में, माफिया गिरोहों के रूप में, बेटी और व्यापारी के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश के रूप में जाना जाता था। पिछली सरकारों की उपलब्धि क्या है? जातीय संघर्ष करवा करके परिवारवाद के नाम पर एक जनपद एक माफिया देने, यही उनकी पिछली सरकारों की उपलब्धि रही है। याद करिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में, माफिया गिरोहों के रूप में, बेटी और व्यापारी के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश के रूप में जाना जाता था। पिछली सरकारों की उपलब्धि क्या है? जातीय संघर्ष करवा करके परिवारवाद के नाम पर एक जनपद एक माफिया देने, यही उनकी पिछली सरकारों की उपलब्धि रही है। याद करिए 24 जनवरी 1950 नोटिफिकेशन जारी होते उत्तर प्रदेश नाम की, लेकिन कभी भी आयोजन नहीं हुआ, क्योंकि पिछली सरकारों को जातीय संघर्ष कराने से और जातीय संघर्ष के आधार पर प्रदेश को पहचान के संकट से गुजारने में उन लोगों को फुर्सत ही नहीं थी। वे अपने परिवार के लिए करते थे, उन्हें प्रदेश से मतलब नहीं था। परिणाम क्या था? इस भीषण संकट के दौर से हम गुजर रहे थे कि उत्तर प्रदेश के नाम पर धर्मशाला तो दूर, होटलों में भी रूम नहीं मिल पाते थे। पैसा देकर के भी लोगों को रूम नहीं मिल पाते थे। इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश में सियासी जंग तेज है। अखिलेश यादव ने मौजूदा सरकार पर सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश के आरोपों पर उन्हीं पर पलटवार कर रहे हैं और उन पर जाति की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। क्या सो रहे थे मुख्यमंत्री जी? जब जगना था तब जगे नहीं। सब मर गए, वहां जेल चले गए, लोग अपमानित हो गए। बताओ 16 साल की उसकी चुटिया कट गई। 16 साल कितना समय लगता है? 16 साल की चुटिया कट गई, इतना दुखी था बेचारा वो। अब बताओ किसी की चुटिया काट दो तो कैसा महसूस होगा आपको? बाल काट दो, वो तो बात हम कह नहीं रहे हैं कि कैसे पवित्र किया गया।
बताओ, अगर ये बात सच है तो काहे कि हम विश्वगुरु हैं? क्या आपको ये लगता है दुनिया ये नहीं देख रही आपकी? क्या दुनिया नहीं देख रहा? दुनिया के लोग बैठे हुए नहीं देख रहे ये सब चीजें? दुनिया के लोग देख रहे हैं कि भारत में क्या हो रहा है। तभी तो ट्रम्प जी से बार बार खाते हो आप डांट। अगर ट्रम्प जी को पता लग जाए कि इटावा में ऐसा हुआ है तो समझ लो क्या होगा। देखिए, वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी का और समाजवादी पार्टी का इटावा की घटना को लेकर के जो घटिया आचरण है, वो समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाने का जो मैं लगातार भाषण देता रहता हूं, उस सच्चाई की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कोई दुर्घटना हुई, जो गलत किए उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन उसको समाजवादी पार्टी के कार्यालय में बुला करके जो कथावाचक है उनको यादव बना करके रख दिया। आप जातिवाद फैला रहे हो, आप उसे ब्राह्मण बनाम यादव की लड़ाई दे रहे हो, आप उसको फर्जी पीडीए चलाते हो, परिवार डेवलपमेंट एजेंसी चलाते हो। श्री अखिलेश यादव जी सत्ता के बिना बेचैन है और वो श्री मुलायम सिंह यादव जी के परिवार के अंतिम शासक के रूप में 2012 से 2017 तक सरकार में रह लिए। और आइए अब जरा आपको ये बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। कथावाचक मुकुटमणि दावा कर रहे हैं कि उनकी जाति की वजह से उनके साथ बदसलूकी की गई। इसी आरोप के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्म हो गई। दरअसल कथावाचकों से मारपीट करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लेकिन इस मामले में नई एफआईआर जो हुई है, उसके मुताबिक कथावाचक मुकुटमणि ने धोखा दिया, अपनी पहचान मुकुटमणि ने छिपाई और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया। एफआईआर में मुकुटमणि और संत यादव दोनों आरोपियों के नाम हैं। एफआईआर में आरोपी मुकुटमणि के 2 आधार कार्ड होने का भी जिक्र है। दोनों आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी पुलिस को दी गई है। एक आधार कार्ड पर आरोपी का नाम मुकुट सिंह, दूसरे पर आरोपी का नाम मुकुटमणि अग्निहोत्री। दोनों पर उत्तर प्रदेश के औरैया का एक ही पता मतलब लिखा हुआ है, यानी आरोपी के पास 2 आधार कार्ड हैं। अब सवाल ये कि मुकुटमणि ने किस मंशा से ये 2 आधार कार्ड बनवा रखे थे। बताया तो ये भी जाता है कि खुद को मुकुटमणि अग्निहोत्री बताकर आरोपी कथावाचक लोगों को गुमराह करता और खुद को ब्राह्मण बताया करता था। इतना ही नहीं, अब तो आरोप ये लग रहे हैं कि 21 तारीख को कथा पूजा के दौरान मुकुटमणि ने महिलाओं को गलत तरीके से छुआ और इस वजह से महिलाओं में भी जबरदस्त नाराजगी। मैंने इन लोगों को भागवत, मैंने नहीं, और जो महात्मा जी ने बुलाया था भागवत जो मेरी यहाँ हुई थी। अच्छा, तो हाँ, हम परिचित हैं। ये इन्होंने पूजा करवाई, तब भी इनका तरीका गलत था और मुझे धीरे धीरे ये शक होने लगी ये ब्राह्मण किस तरीके के हैं, इनका तरीका ही गलत है। और टच करना, फिर खाना पे बुलाया, फिर इन्होंने हाथ पकड़ा, ये चीज़ इनकी गलत थी। कौन लोग हाथ पकड़ते थे? यही दोनों। इन्हों पे फिर लड़कों से मैंने बोला, इनसे बोला, इन्होंने बच्चों से बोला, तो दोनों पंडित जो थे, हाँ, तब उनसे माफ़ी मंगवाई। अच्छा। हाँ, ये जो घटना, हम ये चाहते हैं इन दोनों को सज़ा मिलना चाहिए। दोनों को ये फर्जी आधार कार्ड बन के, ब्यास बन के आज मेरा के लाखों का नुकसान कर दिया। तो इटावा में कथावाचक पिटाई के मामले में साधु संतों की प्रतिक्रियाएं अब सामने आ रही हैं। शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि इस पूरी घटना के लिए वो राजनेता जिम्मेदार हैं जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए समाज को बांट रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी, हम उनसे बात करेंगे। महाराज जी, राजनेताओं का ये इस पर कहना है कि अगर ये बातें आती हैं कि सिर्फ ब्राह्मण ही वैदिक परंपरा के अनुसार कथा कहने के लिए योग्य हैं, तो ऐसे समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग सनातन परंपरा से पीछे हट जाएंगे, वो अपने अनुसार शादी विवाह करने लगेंगे। देखिए सर, ये सब तो राजनेताओं का अपना आकलन है। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि जिस व्यास के बारे में चर्चा हो रही है उसके इतिहास को लोगों ने, आप पत्रकारों के माध्यम से हमने जान लिया है। वो पहले बुद्ध कथा कह रहा था, सनातन से हट चुका था और हट करके बुद्ध कथा कह रहा था, लेकिन वहाँ उसको संतोष नहीं मिला तो वो राम कथा, कृष्ण कथा कहने के लिए आया। तो इसलिए नेताओं का ये जो आकलन है, इसकी परीक्षा प्रैक्टिकल हो चुका है। वहाँ शांति नहीं है, शांति भगवान श्री कृष्ण और सनातनी शांति सनातन धर्म में ही है। ये तो स्थापित है ना, तभी ना वो बुद्ध कथा करके हट गया और फिर राम कथा कृष्ण कथा में आ गया।
तो इसलिए ये कहना कि लोग सनातन धर्म से हट जाएंगे, ये बिल्कुल झूठा खोखला विचार है। सनातन धर्म इतना सरल नहीं है। अगर हटना होता ना तो 1000 साल की गुलामी के बाद अब तक तो जाने कहाँ चला गया होता इतिहास। और ऐसे में अब कुछ सवाल हैं, एक एक कर ये सवाल आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। पहला सवाल तो ये कि क्या जाति देखकर कथावाचकों की पिटाई की गई? क्या कथावाचकों ने जानबूझकर अपनी पहचान छिपाई? क्या कथावाचकों ने धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ किया? क्या कथावाचकों ने महिला से छेड़छाड़ की? क्या वोट बैंक के लिए इस मुद्दे को सियासी रंग दिया गया? और ऐसे में अब हमारे साथ वो महिला मौजूद हैं जिन्होंने इन कथावाचकों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। सीधे उन्हीं महिला के पास आपको लेकर चलेंगे और उनसे जानते हैं क्या हुआ आपके साथ। अरे चाबी दे दो अपनी किनारे। आप मुझे सुन पा रही हैं क्या? यार वाली तो फंस रही ना, अफकोर्स वाली ये हरी किसकी है? आपको मेरी आवाज मिल रही है? छेड़छाड़ के आरोप आपने इन कथावाचकों पर लगाए हैं, जरा बताइए क्या हुआ था आपके साथ, कैसे छेड़छाड़ की इन्होंने? आए थे खाना में मिलाया था मुझे लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, उन महिला को हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है। यही वो महिला हैं जिन्होंने आरोप लगाया कथावाचकों पर कि कथावाचकों ने इनके साथ छेड़छाड़ की है। क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? अब आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, मिल रही है। कथावाचकों ने गलती की, इन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की, इसलिए उनको सब बच्चों ने इनको थोड़ा मारा पीटा। बस क्या क्या बदतमीजी की उन्होंने आपके साथ? हाथ पकड़ा और इसी वजह से क्या फिर इनकी पिटाई की गई थी? हाँ, इसी वजह से। पुलिस में इसकी सूचना नहीं थी आप लोगों ने? हमारी कथा भागवत कथा ना खंडित हो जाती, इतनी छोटी के लिए कोई पुलिस के लिए भजता है। उनको उनके कर्म की सजा मिल गई थी, थोड़ा सा मारपीट कर दिया। हमारे घर से वो यहाँ से चले गए थे। फिर किसने उनके साथ क्या किया मुझे पता नहीं। उन्होंने खुद माफी मांगी, वो अच्छा। चले गए यहाँ से। उनके पास फर्जी आधार कार्ड उनके बैग से गिर गए, तभी तो इनके फर्जी आधार कार्ड देखे सकते। तभी उनके जात के बारे में पता चला कि ये यादव से है। ठीक है, इस बीच हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। स्वामी डीपी शास्त्री धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र यादव जी सलाहकार हैं उत्तर प्रदेश यादव महासभा में, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। बहुत स्वागत आप दोनों का। मैं जरा पहले डीपी शास्त्री जी का रुख करती हूं और उनसे समझते हैं। डीपी शास्त्री जी, आपको क्या लग रहा है ये पूरा मामला? कथावाचक आरोप लगा रहे हैं कि क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं यादव समाज से, इस वजह से उनके साथ ये बदसलूकी की गई। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को, शास्त्री जी? जगन्नाथ जी के रथ यात्रा को बधाई देना चाहता हूँ पूरे सनातन प्रेमियों को, आपके चैनल के दर्शकों को। ये जो हुआ है बिल्कुल प्रत्यक्ष। किसी भी कथावाचक या किसी व्यक्ति को अपने चरित्र का ध्यान पहले रखना चाहिए। जिसको सत्यचित आनंद के बारे में नहीं पता है, भागवत का एक श्लोक नहीं पढ़ सकता है, वो भागवत का कथा का आडंबर करके सनातन के साथ जुड़ करके एक अपने धनुवाही का काम समाज में कर रहा था। उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई और ऐसे से पता ना कितने लोग हैं, लाखों लोग हैं जो अपने जाति इत्यादि को छुपा करके और धर्म के नाम पे धन संग्रह करते हैं या धन उगाही के काम करते हैं। और समाज में इसे कहीं ना कहीं हम सबको बड़ी खेद है या कहीं ना कहीं सब इसे दुखी भी है। जिस तरह कोई भी माता है, बहन है, आपके प्रत्यक्ष कह रही है कि उनका नियत इतना खराब था और खराब नियत से हमारे समकक्ष ऐसे किए, इनको तो सजा मिलनी चाहिए। ऐसे कोई भी लोग हो, इनको सजा मिलनी चाहिए। कानून को हम अपने हाथ में ना लें,
कानून को काम कानून को करने दें, न्याय का ये काम आपने न्याय बिल्कुल करें। सही बात कही है। इसमें और इसीलिए राजनीति मैंने ना उन करें। महिला से भी ये सवाल पूछा कि बल्कि भाई अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ था, जो आप कह रही हैं कि गलत व्यवहार किया था, तो फिर पुलिस को इस बारे में सूचना क्यों नहीं दी? तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, खुद ही पिटाई कर दी। मैं सत्येंद्र यादव जी का रुख करती हूँ, सलाहकार उत्तर प्रदेश यादव महासभा के, और जरा उनसे जानते हैं। शास्त्री जी यहाँ पर कह रहे हैं कि साहब ये धन उगाही का काम कर रहे थे, अपनी पहचान छिपाकर इस तरीके से लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे थे, तो फिर जो इन्होंने किया वो भुगता। हाँ, ये बात गलत है कि वहां पर ब्राह्मण समाज ने अपने हाथ में कानून ले लिया, लेकिन ये यादव समाज अचानक से इनके पीछे क्यों आकर खड़ा हो गया? जाति यादव है, इसी वजह से आप इनका समर्थन कर रहे हैं, सत्येंद्र यादव जी? देखिए, सबसे पहले तो इतना बड़ा कोई भी कार्यक्रम करता है तो अपने किसी भी जान पहचान और परिचित व्यक्ति को बुलाता है, आमंत्रित करता है। दूसरी पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जब पहले प्रथम पक्ष का मुकदमा पंजीकृत हो चुका था और उत्तर प्रदेश में पूरे देश में जो भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत ऑडियो वीडियो साक्ष्य अधिनियम 2023 उपलब्ध है, आपको बाकायदा ऑडियो और वीडियो दोनों ही दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो इस पूरी कहानी को सिर्फ बचाव करने के लिए इस तरह से गढ़ा जा रहा है, जहां पर पूरी की पूरी जिला प्रशासन एकदम सक्रिय हो चुका है। ये जो पूरी कथा बनाई जा रही है, ये है नहीं, एक व्यक्ति पीड़ित है, 2-3 व्यक्ति पीड़ित हैं और जातीय भेदभाव उजागर हो चुका है। पूरे देश ने देख लिया है कि किस तरह से इनके मन में पिछड़े और दलितों के लिए जो नफरत है वो इनकी बाहर आ गई, और आज भी ये कानून का राज मानने को तैयार नहीं है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग बहुत पीछे हैं। सत्येंद्र जी, आप क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि वो जो महिला सामने आई हैं और वो जो छेड़छाड़ का आरोप लगा रही हैं, आप कह रहे हैं कि वो झूठा आरोप है, आप ये कह रहे हैं क्या? शास्त्री जी रुकिए जरा, अभी मैं यादव जी से पूछ रही हूँ सवाल, उसके बाद आपके पास आऊंगी, चिल्लाइए मत बीच में। शास्त्री जी आइए, सत्येंद्र यादव जी अपनी बात रखिए। देखिए, ये सिर्फ झूठ नहीं है, ये काला सरासर बड़ा झूठ है, क्योंकि उन लोगों के साथ अत्याचार हुआ, उनका उत्पीड़न हुआ, उनका शोषण हुआ और उसके साक्ष्य उपलब्ध हैं। पूरा देश देख रहा है और उसके बावजूद भी एक नई पटकथा लिखी जा रही है, और जिस पटकथा में पूरे देश का पूरा, आप देखिए, पूरा तंत्र लग गया है इस बात को साबित करने के लिए। तो आप ये कह रहे हैं, ठीक है सत्येंद्र जी आप जो बात कह रहे हैं, जरा सा डीपी शास्त्री को लेकर आते हैं इस चर्चा में। डीपी शास्त्री जी, आपने सुना सत्येंद्र यादव जी कह रहे हैं कि साहब ये बाकायदा स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, मामला जो है वो जातीय भेदभाव का, कि यादव समाज के लोग हैं, ये कथा कैसे सुना सकते हैं, और इस वजह से उनके साथ ये बदसलूकी की जाती है, मारपीट, उनके सर मुंडवा दिए गए। सर 18 साल से जो उनकी चुटिया थी, जो उन्होंने रखी हुई थी, उसको काट दिया गया वहां पर, और अब इसी से बचने के लिए एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई जा रही है कि महिला सामने आ जाती है कि हमारे साथ छेड़छाड़ की। आइए शास्त्री जी जवाब दीजिए। रुमाना जी, एक चीज बता देना चाहता हूँ शतंत्र जी को, ऋषि पराशर और सतवती के पुत्र वेदव्यास जी है। सतवती माता वो ओबीसी कास्ट थी, और उन्हीं के वेदव्यास में जो पुराण लिखे या शास्त्र लिखे जिसको हम सब पढ़ते हैं, ये गलत बोल रहे हैं। उस व्यक्ति को तो सबसे पहले जांच भी होनी चाहिए, तो उसकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई थी? आप कुछ जानते नहीं, न कथा के बारे में, न पुराण के बारे में, न शास्त्र के बारे में, और उसका वीडियो भी देखिए, नाना प्रकार का जो कुछ किया है समाज में। सबसे बड़े तो देखिए, एक बड़ी दुखद बात है, किसी माता बेटी बहन को इस तरह के कुदृष्टि देना, इस तरह के गलत व्यवहार करना, आचरण खराब करना, ये किसी कथावाचक को शोभा नहीं देता। शास्त्री जी, आप जिस बात कर रहे हैं, शास्त्री जी बात तो सुन लीजिए। शास्त्री जी बात तो सुन लीजिए, अरे रुकिए ना शास्त्री जी, सवाल तो सुनिए। आरोप तो वो यही लगा रहे हैं ना सत्येंद्र यादव जी, आरोप तो यही लगा रहे हैं कि साहब जब ये मामला गरमाया जातीय भेदभाव वाला, तो अचानक से ये कहानी लिखी जाने लगी। एक महिला सामने आती है कल और वो छेड़छाड़ का आरोप लगा देती है। इससे पहले तो वो सामने नहीं आई थी। 21 जून का जो वीडियो सामने आया था उसमें तो यही बात सामने आ रही थी ना कि ब्राह्मण समाज ने, क्योंकि वो यादव जाति से आने वाले कथावाचक थे, इसी जातीय भेदभाव के चलते उनके साथ मारपीट की, उनके बाल तक मुंडवा दिए। आप ये कह रहे हैं कि साहब ये कथावाचक, इन्हें कुछ आता जाता नहीं है, तो आप जरा ये भी बताइए ना दर्शकों को, कैसे आपको पता कि इनको कुछ नहीं आता है? आपने टेस्ट लिया इन कथावाचकों का? सर देखिए, बहुत ऐसे कथावाचक भारत में हैं जिनको सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं आती,
वो भागवत कथा के लिए तैयार है। ये हमारा दुर्भाग्य है। सनातन का भी इस समय आपको बता देता हूँ, दूसरी चीजें बता देना चाहता हूँ। ये कथा करते थे कि नहीं करते थे, ये कहानी जो सारी पुरानी आपके सामने है। किसी घर की कोई बहन बेटी अगर आ करके कहती है एक पुरुष ये व्यक्ति मेरे साथ इस तरह के गलत हरकत कर रहा है, वो क्या कथा समाज में सुनाएगा, क्या संसार में शांति का संदेश देगा, उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि सनातन को रक्षा करेगा। अरे हम तो सबको मानते हैं। अगर मैं सत्यवती माता को मानता, हम सत्यवती के पुत्र को पूजा करते हैं, तो क्या उसको नहीं मानते हैं? रोमाना जी उसको भी हम मानते हैं। हाँ ठीक है, एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, भगवान कृष्ण भी यदुवंश से थे, वो भी क्षत्रिय और यदुवंश का प्रमाण है। सारा भागवत कथा उन्हीं के ऊपर है। हमें नहीं करे कि जाति के कोई मैं जवाब देती हूँ। सत्येंद्र यादव जी, अगर कोई कुकर्म करेगा तो फिर जाति के पीछे वो बच तो नहीं सकता ना। शास्त्री जी कह रहे हैं भगवान कृष्ण भी यदुवंश जो है उससे आते थे, और ऐसे में आप लोग जबरदस्ती जाति वाला कार्ड लेकर किसी की गलती को कैसे छुपा सकते हैं? सत्येंद्र जी, ये कोई गलती नहीं है। बात कर रहे हैं जी, इनको अभी पूरी अच्छी तरह से है भी नहीं घटना के बारे में, और सनातन की बात करते हैं, धर्म से जोड़ रहे हैं। दरअसल ये अक्षम्य अपराध है। देश में आज कानून और संविधान पर पूरा देश चलता है। इनको ये पता होना चाहिए कि जो पूर्व में होता आया है, इनका जो है सती प्रथा लेकर अब तक, अब वो समय 2025 है। आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या बोलना चाह रहे हैं? 2025 है। कितना घिनौना और कितना जघन्य अपराध किया इन्होंने। किसी की इच्छा के विरुद्ध उसके सर को मुड़वाना, उसके साथ जिस तरह का बदसलूकी हुई है उसका ऑडियो वीडियो साक्ष्य उपलब्ध है। प्रशासन को अभी तक कार्रवाई करना चाहिए, इनको गिरफ्तार करना चाहिए, इनको जेल भेज देना चाहिए। अभी तक ये जेल जाना चाहिए। सत्येंद्र जी, कानून अपना काम कर रहा है, उसमें गिरफ्तारी भी हुई है, कानून अपना काम कर रहा है, इनको जेल भेज देना चाहिए। जो अपराध इन्होंने किया है वो एक जघन्य अपराध है, राजनीतिक शिकार मत बनाइए, योग्य अपराध नहीं है। धर्म को और कथा को राजनीतिक स्तर पर मत बनाइए। शास्त्री जी, सत्येंद्र यादव जी आरोप लगा रहे हैं कि साहब 2025 के भारत में ब्राह्मणों को ये अधिकार किसने दे दिया कि ब्राह्मण खुद ही सजा सुना दें और खुद ही किसी की पिटाई करके मामले को खत्म करें और खुद ही किसी के सर के बाल मुंडवा दें? ये ब्राह्मणों को अधिकार किसने दिया सर? देखिए रोमाना जी, जो गलत हुआ उसके पुलिस उससे कार्रवाई कर रही है, उसमें लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनको जेल होगा, कानून प्रक्रिया होगी, वो सब पुलिस कर रही है। यादव जी खाली राजनीतिक शिकार बनाना चाहते हैं। राजनीतिक मत करिए, धर्म में राजनीतिक स्थान इस तरह का मत जोड़ दीजिए कि हम लोग बहस और राजनीति करने के लिए बैठे हैं। हम किसी पार्टी से नहीं है, हम धर्म के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं, हम सनातन के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। वो भागवत का 5 श्लोक बोल सकता है क्या? शास्त्री जी बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सत्येंद्र यादव जी। वो कह रहे हैं कि जिन्होंने ये गलती की, पिटाई की, बाल मुंडवाए, उन पर पुलिस एक्शन ले रही है। लेकिन अगर ये कथावाचक और इनके पास से 2-2 आधार कार्ड मिलते हैं, अगर ये कथावाचक और इन पर महिला बदसलूकी के आरोप लगाती है तो फिर इन पर भी तो एक्शन होगा ना। फिर ये पीड़ित वाला विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहा है यादव समाज? देखिए, हिंदुस्तान में बाकायदा आईपीसी और सीआरपीसी की धाराएं हैं। हर किसी भी तरह का अगर कोई कृत्य और अपकृत्य होता है, उसकी सजा है, उसका एक प्रोसीजर है, उसकी एक प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया हो रही है। उस प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए जो एक नई पटकथा गढ़ी गई है कि उनके साथ छेड़छाड़ हुई है, उनका हाथ पकड़ते थे, उनके साथ क्या क्या घटना होते थे। शर्म आना चाहिए। पूरे देश की नारियां शर्मिंदा हैं इस बात को लेकर कि जो जिस तरह से, जिस प्रक्रिया से उसको अपवित्र करने का जो सबको मिलकर इन्होंने घेराबंदी की है जिस तरह से, और उनके साथ जो किया है, मुझे बोलने में शर्म आ रही है। पूरे देश की महिलाएं इस घटना को सुनकर और देखकर शर्मिंदा महसूस कर रही हैं। और बड़ी खबर कोलकाता से आ रही है, जहां लॉ कॉलेज में एक छात्रा से गैंग रेप का मामला सामने आया है। पूर्व छात्र और कर्मचारी पर रेप का आरोप लगा है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये वारदात 25 जून की बताई जा रही है। आज इस मामले में एक्शन पुलिस की तरफ से बड़ा लिया गया है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। छात्रा से गैंग रेप का ये मामला। इस मामले में पूर्व छात्र और कर्मचारी भी कटघरे में हैं। उन पर
रेप का आरोप। कोलकाता में लॉ छात्रा से गैंगरेप पर अब सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ममता सरकार को निशाने पर ले रही है। बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने बड़ा आरोप लगा दिया है। आरोपियों में टीएमसी के नेता शामिल, ये अमित मालवीय कह रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ऐसे जघन्य अपराध बढ़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए असुरक्षित है। बीजेपी की तरफ से निशाने पर ममता सरकार को लिया जा रहा है। टीएमसी सरकार पर निशाना बीजेपी साध रही है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश सिन्हा इस वक्त मौजूद हैं। प्रकाश का रुख करते हैं। प्रकाश, पहले जरा इस मामले के बारे में बताइए। ये मामला 25 जून का बताया जा रहा है, जब यहां लॉ कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा के साथ गैंगरेप को अंजाम दिया जाता है। अभी तक पुलिस का एक्शन इस मामले में क्या कुछ रहा है? प्रकाश, देखिए, मैं आपको बता दूं, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उन्हें अदालत में पेश किया जा रहा है। लेकिन आपको याद होगा, अर्जीकर में जिस तरह से मेडिकल कॉलेज की एक छात्रा का गैंगरेप किया गया था, उसके बाद रेप करने के बाद जो आरोप आए थे कि उसका खून किया गया था, हत्या कर दी गई थी, वो यादें अभी भी ताजा हैं। और इस बीच ही ये मामला कस्बा इलाके में एक लॉ कॉलेज है। लॉ कॉलेज में लॉ की छात्रा जो है आरोप लगाती है थाने में आके कि 25 जून को वो कॉलेज में कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए वो शाम 7 बजे के करीब वहाँ कॉलेज गई थी। और आरोप है कि उसी वक्त गार्ड रूम जो है, कॉलेज का जो गार्ड रूम है, वहाँ जबरदस्ती उसको जबरन ले जाया जाता है। और कॉलेज का ही एक छात्र है, पूर्व छात्र है, और उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल में ये पूर्व छात्र अपने आप को तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद से जुड़ा हुआ बता रहा है। और आरोप है कि ये तीनों ने मिलकर, ये पूर्व छात्र जो है मनोजीत मिश्रा, जिसका नाम सामने आ रहा है, और उसको गिरफ्तार किया गया है। 3 लोगों पर गैंगरेप का आरोप है, तीनों को गिरफ्तार किया गया है और संगीन आरोप है। और इस पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। ममता सरकार को कटघरे में खड़े करने की कोशिश हो रही है। लेकिन आपको याद होगा, अर्जीकर मेडिकल कॉलेज छात्रा के साथ जो धर्षण बलात्कार की घटना घटी थी, उसके बाद से कोलकाता की सड़कों पर लगातार विरोध प्रदर्शन हुआ था। फिर वैसा ही एक मामला हम देख रहे हैं दक्षिण कोलकाता का लॉ कॉलेज। इस बार लॉ कॉलेज की जो छात्रा है, लॉ की जो स्टूडेंट है, उसने आरोप लगाया कि कॉलेज के और इस बीच प्रकाश, इस पूरे मामले को लेकर सियासत किस तरीके से गरमाई हुई है? बीजेपी के जो आरोप हैं वो तो हम दर्शकों को बता ही रहे हैं, जवाब टीएमसी की तरफ से कैसे दिया जा रहा है? प्रकाश, देखिए, टीएमसी के नेता जो है, वो उनका सिर्फ एक लाइन में जवाब है कि पुलिस अपना काम कर रही है। आरोप लगाए गए हैं और पुलिस जब शिकायत दर्ज हुई कस्बा थाने में, तो पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो तृणमूल की तरफ से, तृणमूल कांग्रेस के तमाम नेता जो हैं कैमरे के सामने अभी तक कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से जो बयान सामने आ रहा है कि पुलिस अपना काम कर रही है, आरोप लगे हैं, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, जांच पूरी होने के पहले वो कुछ भी कहने से इस वक्त कतरा रहे हैं। लेकिन आपको बार बार ये घटना जो है, अर्जीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से बलात्कार की घटना घटी थी, हत्या की गई थी, तो वो घटना अभी भी कोलकाता वासियों के जहन में ताजा है। और लॉ कॉलेज में जिस तरह से कॉलेज के भीतर गैंगरेप किया गया है, फिर से एक बार बड़ा सवाल खड़ा होता है। कॉलेज के भीतर जो घटना घटी है, तो यकीनन एक बड़ा सवाल होता है। अब देखना ये होगा कि पुलिस की जांच में आगे और क्या कुछ सामने आता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।